ओके, तो आज का ये लास्ट पार्ट होगा। अभी तक हम लोगों ने 3 या 4 पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। तो देखिए 65 क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और आप सभी को पता है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है इसका यूनिट क्या होता है, बेवर्ड होता है ना। चलो 66 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आप सभी से ट्रांसफार्मर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में आप सभी से क्या पूछ रहा है। कोड के भीतर परिसंचारक, क्या पूछ रहा है, कोड के भीतर परिसंचारक धारा के कारण ट्रांसफार्मर में होने वाली जो ऊर्जा क्षति होती है, एनर्जी लॉस होती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है। एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर ड्यू टू सर्कुलेटिंग करेंट विद इन द कोड इज कॉल्ड डैश। देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप सभी को पता है ट्रांसफार्मर में क्या लगे होते हैं, कोड लगे होते हैं, ठीक है। जब यहाँ से क्या होता है, वोल्टेज या करंट प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ के अंदर में क्या होता है, कोड के अंदर में हीट जनरेट होता है। जब यहाँ पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है, ठीक है। तो हीट जनरेट होने के कारण यहाँ पे एडी करंट लॉस होता है, ववर धारा क्या क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इसी ववर धारा हीट के कारण क्या होता है, इसका लॉस होता है, जिसके वजह से इसको क्या किया जाता है, यहाँ से पतले पतले पत्तियों के रूप में काटा जाता है और फिर ये छोटे छोटे और एकदम पतले पतले पत्तियों से इसको बनाया जाता है, ठीक है, कोड को। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जो कोड से लॉसेस होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, एडी करंट लॉस कहते हैं। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। ये 67 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, मैथ से रिलेटेड है, तो आप लोग इसको चेक कर लेना। 68 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिएगा ध्यान से, ये क्या पूछ रहा है आपसे, तापमान के साथ अर्धचालक की चालकता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तापमान के साथ अर्धचालक की चालकता होती है, यानी कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डैश विद टेम्परेचर। अब टेम्परेचर के साथ में सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ती है या घटती है, ये पूछा गया है। तो देखो जब भी आपका सेमीकंडक्टर की टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो बढ़ती है, ठीक है। क्या होती है, इंक्रीज करती है। जैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इसकी जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है इसका, ये क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। क्या होता है, निगेटिव होता है, क्या, टेम्परेचर कोफिशिएंट। और ये चीजें आप लोग अच्छे से ध्यान रखना, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा यहाँ पे, जब ये 0 डिग्री पर रहेगा तो ये किसके तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। जब ये 0 डिग्री टेम्परेचर पे होता है तो ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है कि अगर आपका कमरे का टेम्परेचर, ठीक है, कोई भी कमरा है आपका, उसका टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेल्सियस किया जाए तो वहाँ पे जो आपका जो सेमीकंडक्टर होता है उस पे उसका चालकता यानी कंडक्टिविटी क्या होती है, तो ये यहाँ पे कैसा वर्क करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो 27 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर की बात आएगी तो वहाँ पे ये आपका कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 क्वेश्चन आपके आने के चांसेस रहते हैं और एक ये क्वेश्चन हो गया। 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी में कि हो सकता है कुछ भी ऐसा पूछ दे। रूम टेम्परेचर वाला तो ज़रूर से ज़रूर याद रख लेना, और इसका जो कॉफिशिएंट होता है निगेटिव होता है, ये भी याद रखना, क्योंकि आपका एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रोधी प्रतिरोध को मापने का उपकरण, रोधी प्रतिरोध मापने का उपकरण कौन सा है, मल्टीमीटर है, मैगर है, पावर मीटर है, नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं है। यानी कि इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर इंसुलेशन रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मापने के लिए कौन सा मैगर, कौन सा मल्टीमीटर, सॉरी, कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज हम लोग करते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा कि मल्टीमीटर होता है ये डीसी को मेजर करता है, ठीक है। जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जैसे रेजिस्टेंस हो गया, तो ये सब जो भी आपका डीसी पे वर्क करेगा, मल्टीमीटर उसको आपका चेक करता है। दूसरा है पावर मीटर, पावर मीटर में आपका नहीं चेक किया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पे बच रहा है आपका मैगर। आपको पता होना चाहिए कि जो मैगर होता है ये आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस को मेजर करता है। कैसा रेजिस्टेंस हो, कैसा रेजिस्टेंस यहाँ पे, तो हाई रेजिस्टेंस जिसमें रहेगा, ठीक है, हाई रेजिस्टेंस उसको वो मेजर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसुलेशन रेजिस्टेंस की जगह पे अगर कभी क्वेश्चन में आपका हाई रेजिस्टेंस की बात कर दे, हाई रेजिस्टेंस, तो वहां पे आप यूज कर सकते हो मैगर को। ठीक है, इसको परिचालित करने के लिए यानी कि मैगर को ऑपरेट करने के लिए कितने वोल्टेज की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पे याद रखना 40 से लेके 500 वोल्ट तक आपका यूज़ किया जाता है। ठीक है, कितना, 40 वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक इसका यूज़ किया जाता है, मैगर को आप ऑपरेट करते हैं उसके लिए। वो क्लियर है। 70 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निकल कैडमियम सेल के नामिय निगम वोल्टता होता है, यानी नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज ऑफ निकल कैडमियम सेल। तो ये तो आपका बेसिक सा क्वेश्चन है, आपका थ्योरी जो आप लोग पढ़े होंगे सेल एंड बैटरी से, उसमें आप लोगों को ये मिला होगा। तो इसमें एक्सप्लेन करने लायक कुछ ऐसा है नहीं, तो आप लोग को डायरेक्ट वैल्यू याद रखना होगा। ठीक है, 1.02 वोल्ट होता है। कितना होता है, 1.02 वोल्ट होगा। ओके, और बाकी आपको इसमें और कौन कौन से सेल होते हैं उसका याद रखना है। तो आपका एक लीड एसिड बैटरी सेल होता है, उसका भी आपको याद रखना है, क्योंकि लीड एसिड से के बारे में आपसे बहुत बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो आप अच्छे से उसको देख लेना। नेक्स्ट आते हैं 71 क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन में आपसे यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी के बारे में पूछा है कि आपका जो प्रतिरोधकता होता है उसका यूनिट क्या होता है। ठीक है, तो प्रतिरोध का आप जानते हैं कि क्या होता है, ओम होता है, और यहाँ पे रेजिस्टिविटी के बारे में बोल रहा है तो इसका ओम मीटर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा, ओम और गुने मीटर। 72 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें पूछ रहा है एक प्रेरणिक परिपथ के समय स्थिरांक की परिभाषा है। चलिए इंग्लिश में देखते हैं। द टाइम कांस्टेंट ऑफ एन इंडक्टिव सर्किट इज डिफाइंड एज द रिक्वायर्ड फॉर द सर्किट करेंट ऑफ राइज टू। क्या पूछ रहा है, करेंट राइज के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, जब हम सर्किट यूज करते हैं वहां पे करंट बढ़ना यानी राइज करना, कितने परसेंट बढ़ेगा अगर ये फाइनल स्टडी स्टेट वैल्यू तक जाता है, ये पूछ रहा है कि कितना आपका वैल्यू इसमें होगा, ये बोल रहा है। ओके, तो एक बात का आप लोग ध्यान रखना, इंडक्टिव रेजिस्टेंस की बात कर रहा है ना, इंडक्टिव की बात कर रहा है ना। तो जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं इसका इंडक्टिव के लिए, तो ग्राफ कुछ कैसा होता है, ग्राफ आपका कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह दिखेगा। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ से 10% से ये क्या होता है, काउंट करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, 10% से काउंट करना स्टार्ट करेगा, और ये कहाँ जाएगा, 10 20 से लेके 90 तक जाएगा, ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, कहाँ तक जाएगा, ये 90 तक जाएगा। ओके, 90 तक जाएगा। और एक बात याद रखना, जो ये 10% होता है इसको हम लोग कहते हैं टाइम डिले। यहाँ पे 10% जब यहाँ पे आपसे टाइम डिले की बात पूछता, ठीक है, टाइम डिले की बात पूछता, तब आपको क्या लिखना होता है, 10, ऑप्शन रहता है आपका 10 रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे राइज टाइम की बात कर रहा है, तो जैसे ही 10% से ऊपर ये जाएगा, 90 तक पहुंचेगा, तब ये क्या होगा, करेंट राइज हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका ये हो जाएगा, करेंट राइज कितना पे होगा, 90 पे। ओके, लेकिन जैसे ही 90 से आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक आने में इसको 100% लग जाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 100%, और जैसे ये 100% तक पहुंचेगा तो ये क्या हो जाएगा, स्टडी स्टेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टडी करेंट इसको बोल सकते हैं, या स्टडी स्टेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, स्टडी करेंट बोल सकते हैं, स्टडी स्टेट मतलब कि ये क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो हो जाएगा, राइज टाइम इसको बोलते हैं। ठीक है, आप फिर से एक बार रिवाइज कर देते हैं। 10% को हम लोग कहते हैं टाइम डिले, जब ये 10% पे रहेगा तो ये हो जाएगा आपका टाइम डिले। 90% तक जैसे पहुंचेगा ये हो जाएगा आपका करेंट राइज। ठीक है, ये इसको कहते हैं करेंट राइज, और 100% पे जैसे पहुंच जाएगा तो ये स्टेडी करेंट हो जाएगा, यानी कि स्थिर हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ से आपका
3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। ओके, तो ये अगर कभी भी इस टाइप से पूछेगा तो आप लोग याद रखना। डिले टाइम क्या होता है, डिले करंट कौन सा होगा, ठीक है, राइज टाइम क्या होगा, और उसके बाद आपका स्टडी करंट कौन होगा, ये चीजें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में पूछ रहा है, एक मॉड्यूल 5 काउंटर के लिए अपेक्षित फ्लिप फ्लॉप की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। मतलब कि अगर मॉड्यूल 5 काउंटर आप बना रहे हैं उसमें फ्लिप फ्लॉप की कम से कम कितनी संख्या होगी, ये पूछ रहा है। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपका हर एक प्रीवियस सेट में मिल जाएगा, ठीक है, चाहे वो 16 का हो जाएगा, 64 का होगा, या 5 का होगा, या 8 का होगा, 9 का होगा, जो भी होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपका ये तो श्योर है, एक यहाँ से अगर 3 नंबर का क्वेश्चन एक रहता है तो आपका ये क्वेश्चन 3 नंबर का फिक्स है। कैसे बनाना है ध्यान से देखना। जब भी आपको क्या बोलता है 5, कोई नंबर यहाँ पे दिया हुआ है या फिर यहाँ पे दिया हुआ है 16, ठीक है, तो ध्यान रखना कि जब भी ये नंबर आपको यहाँ पे शो करता है कि 5 काउंटर बनाना है तो फ्लिप फ्लॉप की संख्या, या 16 बनाना है तब फ्लिप फ्लॉप की संख्या कितनी होगी। तो ध्यान रखना जितने भी नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है उस नंबर को हम लोग को, उस नंबर से ज्यादा नंबर हम लोग को यूज करना होता है फ्लिप फ्लॉप के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, 2 के पावर क्या होता है, n होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मूला पे आप लोग को सॉल्व करना है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर हम लोग चलते हैं 2 के पावर 2 से, आप जानते हैं कि हम लोग बेस से स्टार्ट करेंगे, पावर आपका क्या होगा 2 होगा, तो 2 से स्टार्ट किए तो यहाँ पे 2 दूनी क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे आपका डेटा का एक डेटा का लॉस हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 5 है और ये 4 ही हो रहा है, तो 4 से ज्यादा हमें लेना पड़ेगा, यानी कि 5 लेना पड़ेगा, 5 से ज्यादा लेना पड़ेगा, 5 से कम तो ले नहीं सकते, इसलिए हम लोग ये नहीं लेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। 2 के पावर अगर हम लोग 3 करते हैं तो 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि 5 से ज्यादा हो रहा है तो हम इसको ले सकते हैं, ओके। तो आपकी जो फ्लिप फ्लॉप की संख्या हो जाएगी वो कितनी होगी, 8 हो जाएगी, सॉरी 3 हो जाएगी, है ना। तो आपको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, 3। इस तरह का एक क्वेश्चन तो आपका डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, उसको आप ऐसे ही सॉल्व करना, ओके। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 74 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, एन आइडल ट्रांसफॉर्मर टर्न्स रेशियो 10, रेशियो कितना है, 1 है, यानी कि एक आइडल ट्रांसफॉर्मर है जिसका टर्न रेशियो कितना है, 10 के अनुपात 1 है। उसमें पावर दिया है, इनपुट पावर उसमें कितना है, 100 वॉट है, ठीक है। तो आउटपुट पावर आपसे पूछ रहा है। देखो एक चीज का ध्यान रखना, जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे आपका, ठीक है, चाहे वो वहां पे आउटपुट पावर दिया हो या फिर आपसे इनपुट पावर पूछ रहा हो, या फिर जस्ट यहाँ पे इनपुट दिया है और यहाँ पे आउटपुट पूछ रहा है, तो आप लोगों को बिल्कुल ना टेंशन मत लेना है, ठीक है। एक चीज आपको नियम याद रखना है कि जब भी आप क्या यूज करते हो, ट्रांसफार्मर यूज करते हो, ठीक है। ट्रांसफार्मर जब आप यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, जो पावर होता है, ठीक है, जो पावर आपने प्राइमरी में दिया है यानी इनपुट में दिया है, वही पावर आपका सेकेंडरी यानी कि आउटपुट में रहेगा, ठीक है। पावर कभी चेंज ही नहीं होता है, ठीक। तो ये चीजें ध्यान रखना कि कभी भी जो भी ट्रांसफार्मर होगा उसमें टर्न्स रेशियो जो भी हो, पावर हमेशा सेम रहेगा प्राइमरी में और सेकेंडरी में, ठीक है। तो याद रखना, तो 100 वॉट दिया है तो ये इसका आउटपुट पावर भी क्या होगा, 100 वॉट होगा। लेकिन यहाँ पे अगर दूसरे तरीके से पूछे, ठीक है, दूसरे तरीके से आपसे क्या पूछेगा कि अगर आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि इनपुट और आउटपुट के बारे में, पावर नहीं देता, अगर पूछता कि इनपुट अगर ये दिया है तो आउटपुट आपका वेरी करेगा कि नहीं करेगा, तो याद रखिएगा, सॉरी, वोल्टेज और करंट के बारे में, ठीक है। तो वोल्टेज और जो आपका करंट होता है ये आपका क्या करता है, वेरी करता है, ठीक है, ट्रांसफार्मर के प्राइमरी और सेकेंडरी में, ओके। तो जब भी आपका वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज जब भी आपका वेरी करेगा यानी कि ये अगर घटेगा तो आपका करंट क्या होगा, आपका करंट बढ़ेगा,
ठीक है, ये कंडीशन होगा। या फिर वोल्टेज को अगर हम लोग क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो आपका जो करेंट होगा वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर में ये दो कंडीशन होते हैं जो वेरी करते हैं। ठीक है, लेकिन पावर हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये चीजें आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान रखना, कंफ्यूज बिल्कुल मत करना पावर वाले केस में। ठीक है, चलो 75 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एसएमटी पैकेज नहीं है। जो आपका सरफेस एसएमटी का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया हुआ है, इसको याद रखना, पूछता है आपके एग्जाम में। पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसएमटी यानी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी पैकेज। जो आपका एसएमटी का पैकेज होता है वो किस फॉर्म में नहीं पाया जाता है या उसका यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये जो SOIC है ना, ये आपका यूज किया जाता है। QYP ये भी यूज किया जाता है, QFC ये भी। ये जो PGA है ना, ये PGA आपका यूज नहीं किया जाता जाता है। ठीक है, तो ये थ्योरी का क्वेश्चन है, आप लोग थ्योरी पढ़ना अच्छे से SMT के बारे में, तो वहां पे आपको पता चलेगा। ठीक है, LVDT से रिलेटेड क्वेश्चन है। LVDT क्या है, यानी व्हाट इज एन LVDT। तो LVDT का फुल फॉर्म तो आपको डेफिनेटली याद रखना है। ठीक है, LVDT का जो फुल फॉर्म होता है क्या होता है, लीनियर वेरिएबल, ठीक है, डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या ट्रांसफार्मर, दोनों में से अगर कोई भी आपके ऑप्शन में दे रखा हो तो आप उसको टिक कर सकते हो। ठीक है, लीनियर वेरिएबल, डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर या ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होता है ये। रेजिस्टेंस बेस्ड सिस्टम होता है, कैपेसिटी बेस्ड सिस्टम होता है, इंडक्शन बेस्ड सिस्टम होता है, या नन ऑफ दीज, इसमें से कोई भी नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। आप जानते हैं LVDT के बारे में, ये क्या होता है, जब आप लोग ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर हम लोग जब यूज करते हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या होता है, एक कोर लगा होता है ना, ट्रांसफार्मर के बीच में क्या होता है, कोर लगा होता है, और ये क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, अप और डाउन मूव करेगा, तो यहाँ से क्या होता है, जनरेट होता है फ्लक्स। ओके, तो ये जो मूव करता है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इंडक्शन के वजह से ये क्या करता है, मूव करता है। तो याद रखिएगा कि ये एक इंडक्शन बेस्ड सिस्टम होता है। कैसा होता है, इंडक्शन बेस्ड सिस्टम होता है। ठीक है, तो ये चीज आप लोग कंफर्म रहना। ओके, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन में सौर से रिलेटेड है, सोलर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। सौर सेल की प्रतिरूपी दक्षता यानी इफिशियंसी क्या होती है, यानी टिपिकल इफिशियंसी ऑफ अ सोलर सेल। सोलर सेल सुन के आप लोग को लग रहा हो काफी हैवी है ना, सोलर सेल काफी हैवी दिख रहा होगा, तो आप सभी कंफ्यूज होइएगा कि सोलर सेल काफी हैवी होता है तो इसकी इफिशियंसी भी काफी ज्यादा होगी, है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसकी इफिशियंसी कम होती है, 15% होती है। कितनी होगी, 15% होगी। जब ये कभी कभी रेयर केस में अगर ऐसा देखा जाए, जहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वगैरह होते हैं, जहाँ पे बहुत सारे सोलर पैनल का क्या होता है, एक सेट होता है, एक से ज्यादा सेट होता है, वहां पे रेयर केस में ये आपका, अगर ये 15% से, कभी कभी एग्जाम में पूछे आपसे कि 15% से लेके 20% ऐसा दे दे, है ना, तो आप ये भी सही कर सकते हो, 15 से 20 होता है टिपिकली। लेकिन यहाँ पे रेयर केस में अगर कभी कभी दे देता है 42%। ठीक है, ये तो ऐसे अक्सर नहीं होता है, रेयर केस में कहीं कहीं पे होता है। ठीक है, तो आपका जो टिपिकली होगा वो क्या हो जाएगा, 15 से 20% हो जाएगा, और बाय द वे रेयर केस में कभी कभी पूछेगा तो आपको याद रखना है 42% होता है। ठीक है, लेकिन हम लोग 42% का यूज बहुत ही कम करते हैं। ओके, तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, 15% हो जाएगा। ठीक है, 78 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संचरण मीडिया सर्वोच्च डेटा का दर का समर्थन करता है। ये तो बताने लायक क्वेश्चन नहीं है क्योंकि ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सभी लोग बताइएगा, ट्विस्टेड शिल्डेड पेयर होगा, ट्विस्टेड शिल्डेड पेयर, या फिर कोएक्सियल केबल होगा, या फिर ऑप्टिकल फाइबर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कभी भी ये जो ये तीनों होते हैं ना, ठीक है, ये ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे आपका काम नहीं करता है। ये
किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे ये क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे किलो हर्ट्ज रहेगा तो डेटा भी हम उसके अकॉर्डिंग ही भेजेंगे। और यहाँ पे सर्वोच्च डेटा की बात कर रहा है, मतलब हाईएस्ट डेटा रेट की बात कर रहा है। तो हाईएस्ट डेटा रेट हमेशा किस में होता है, ऑप्टिकल फाइबर में भेजा जाता है। ठीक है, जिसका टेराबाइट रहता है फ्रीक्वेंसी। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही डेटा को हम लोग एक साथ भेज सकते हैं। ठीक है, टेराबाइट समझ रहे हैं, सबसे हैवी होता है। ओके, तो याद रखना है कि ऑप्टिकल फाइबर को हम लोग यूज़ करते हैं सर्वोच्च डेटा के लिए। और इसका अगर कभी पूछ दे कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो आपको याद रखना है शायद 80 टेरा हर्ट्ज होता है ना। 80 टेरा हर्ट्ज होगा या 8 टेरा हर्ट्ज होगा। आप लोग थोड़ा सा इसको चेक कर लेना, ये क्वेश्चन आपका इसरो में पूछा गया था। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको थोड़ा कंप्लीटली देख लेना एक बार। 79 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राथमिक तथा द्वितीयक परिपथ के बीच में निम्नलिखित में से कौन सा पृथक्करण नहीं देता है, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रोवाइड आइसोलेशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट। ट्रांसफार्मर सेकेंडरी और प्राइमरी की बात कर रहा है। यहाँ पे देखते हैं कि ये आपका एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये आपका एक ट्रांसफार्मर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये पूछ रहा है कि करेंट ट्रांसफार्मर, कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर, पल्स ट्रांसफार्मर। तो ये तीनों जो ट्रांसफार्मर होते हैं आपस में इलेक्ट्रिकली क्या होते हैं, ज्वाइंट नहीं रहते हैं, कनेक्टेड नहीं रहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं। ओके, ये तीनों। लेकिन आपका जो ये तीनों कनेक्टेड नहीं होते हैं इलेक्ट्रिकली, लेकिन ये क्या होते हैं, मैग्नेटिक जो होता है ना, ये हमेशा मैग्नेटिक कनेक्टेड होते हैं। क्या होते हैं, मैग्नेटिक कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ध्यान रखना कि आपका करंट ट्रांसफार्मर हो, वोल्टेज हो या पल्स ट्रांसफार्मर, मैग्नेटिक कनेक्टेड इसमें रहते हैं। और उसके बाद आपका एक ट्रांसफार्मर बच रहा है, ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये ऑटो ट्रांसफार्मर। तो याद रखिएगा कि इसमें जो कनेक्टेड होता है ये कनेक्टेड आइसोलेशन प्रदान नहीं करता है। क्या करता है, आइसोलेशन प्रदान नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ये जो आपका ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या होता है, फ्लक्स जनरेट होता है। क्या होता है, यहाँ पे फ्लक्स का जनरेशन होता है। ठीक है, तो ये इससे कनेक्टेड रहते हैं। ओके, इससे तो यहाँ का जो फ्लक्स होता है ये इसमें पास करता है, यहाँ से इसमें पास करता है, तो ये अलग नहीं करता है एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है वह आइसोलेशन प्रदान नहीं करता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखना और अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना और रिवीजन करना। ठीक है, आज ये सेट आपका यहाँ से कंप्लीट हो गया है। इसका आपको थोड़ा सा हम आंसर टिक कर देते हैं ये। ठीक है, तो इस तरह से ये सेट आज का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कौन सा सेट मेरे पास अवेलेबल है तो देख लेंगे और उसका वीडियो हम कल अपलोड करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखना। टेक केयर, बाय। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो के साथ। टेक केयर।